नमस्कार मित्रों, नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा सेगमेंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे। दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दो चरण पूरे हो चुके हैं। और हाल फिलहाल में काफी इस बात पर चिंता जाहिर की जा रही थी कि क्या चुनाव के अंदर बहुत कम मतदान हो रहा है, और इस कम मतदान होने के कारण किस पार्टी के चुनाव परिणामों पर ज्यादा असर पड़ेगा। ज्यादातर लोगों का ये मानना था, ज्यादातर विश्लेषकों का ये कहना था कि अगर वोटिंग कम होती है तो उसका असर ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कम मतदान होने का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। हम 1951 से लेकर और 2024 तक का डेटा जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दो चरणों के चुनाव होने के बाद इलेक्शन कमीशन यानी कि भारत के चुनाव आयोग ने, जिसे निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है, उसने जो है एक अपडेटेड डेटा दिया है। उस अपडेटेड डेटा को देख लेते हैं और उस अपडेटेड डेटा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर 1951 से लेकर और 2024 तक के चुनाव, लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से जो पहला चरण चुनावों का हुआ उसमें कुल मिलाकर 66.1% यानी 66.1% पोलिंग हुई है। और जो सेकंड फेज हुआ है उसमें 66.7% यानी कि 66.7% पोलिंग हुई है। 2019 में अगर आप देखेंगे तो 69.4% पोलिंग हुई थी पहले चरण में, और 69.2% पोलिंग हुई थी दूसरे चरण में। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, 2024 में पहले चरण में पोलिंग हुई है, मतदान हुआ 66.1%, और 2019 में वो था 69.4%। जो दूसरा चरण है उसमें 2024 में जो पोलिंग हुई थी 66.7%, और 2019 में जो पोलिंग हुई थी दूसरे चरण की उसमें 69.2% था। और कुल मिलाकर अगर हम 2019 के टोटल पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो वो था 67.4% यानी 67.4%। और अभी का जो डेटा हमारे पास पहले दो चरणों का आ रहा है तो लगभग 1%, 1-1.5% का आप कह सकते हैं कि फर्क अभी है, यानी 1-1.5% कम है। लेकिन अभी 5 चरण चुनावों के होने बाकी हैं, तो अभी देखते हैं कि उन चरणों के अंदर पोलिंग बढ़ती है या घटती है। पहले चरण में हम जानते हैं कि 102, 2024 के लोकसभा चुनावों में पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुए थे, और दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण के अंदर जो पुरुष थे उन्होंने 66.2% जो मतदाता थे, 66.2% पोलिंग था पुरुषों का, और महिलाओं का था 66.1% यानी 0.1% कम था। दूसरे चरण के अंदर पुरुषों का जो मतदान प्रतिशत था वो था 67%, और महिलाओं का जो मतदान था वो था 66.4% यानी 66.4%। पहले चरण में जो सबसे ज्यादा मतदान हुआ वो लक्षद्वीप की सीट पर हुआ, 84.2%, 84.2%। और सबसे कम मतदान हुआ बिहार की नवादा सीट पर 43.2% यानी 43.2%। पश्चिम बंगाल जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, भाजपा यहाँ पर उम्मीद कर रही है कि उससे पिछली बार 18 सीटें आई थी, इस बार कम से कम 25 सीटें आएंगी। और अगर कहीं और उसका नुकसान हो रहा है, अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई भी होगी। और ये भी आकलन आ रहा है कि शायद पश्चिम बंगाल में भाजपा नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभर सकती है लोकसभा चुनावों में। तो पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 81.9% यानी 81.9% की पोलिंग हुई है। ये वैसे पश्चिम बंगाल के अंदर हमेशा से ही जो है वो मतदान का प्रतिशत काफी ज्यादा रहा है, पर ये लगभग 82% की पोलिंग भाजपा के लिए एक सुखद संकेत हो सकती है। क्योंकि इससे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से मतदाताओं का संदेश खाली की घटना के बाद और अन्य कई मुद्दों पर एक वहां पर ध्रुवीकरण हुआ है, एक पोलराइजेशन हुआ है हिंदू और मुस्लिम वोटों के बीच में, तो ऐसे में लगता है कि भाजपा के पक्ष में भारी मतदान हुआ है। लेकिन जो चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चलेगा। तमिलनाडु की 39 सीटों पर दोनों चरणों में चुनाव हो चुका है। तमिलनाडु की कंप्लीट 39 सीट्स पर पहले चरण में चुनाव हो गया था, उसमें 81.5% यानी कि काफी हाई पोलिंग परसेंटेज है। वैसे तमिलनाडु में भी हमेशा से काफी हाई पोलिंग परसेंटेज रहा है, 81.5% इस बार 2024 में तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट्स पर पोलिंग हुई है। अगर हम राज्यवार देखें तो बिहार में जो
पहला चरण का चुनाव था। बिहार में 5 सीटें चुनावों पर गई थी, और ये पांचों ही जो है आप कह सकते हैं काफी लो पोलिंग इनके ऊपर हुई थी। या आप कह सकते हैं बिहार एक ऐसा राज्य था जिसमें लोएस्ट पोलिंग हुई थी फर्स्ट फेज के अंदर, जितने भी राज्य चुनावों में गए थे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और बिहार की 5 सीटों पर चुनाव पहले चरण में हुआ था। 43 सीटें, यानी पहले चरण की 102 सीटों में से 43 सीटें ऐसी थी जिस पर की महिला मतदाता, उन्होंने पुरुष मतदाताओं से ज्यादा वोट किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाजपा के पक्ष में जो है महिला मतदाताओं का वोट ज्यादा गिरता है। दूसरे चरण की बात करें तो मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट पोलिंग हुई थी 84.8% के साथ। उत्तर प्रदेश में लोएस्ट पोलिंग हुई जो है। 8 सीटें उत्तर प्रदेश की दूसरे चरण में चुनाव में गई थी, 55.2%, 55.2% की पोलिंग हुई। अगर हम सीट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा मतदान असम की नगांव सीट पर हुआ 85%, और उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट पर 49.4% मतदान, जो सबसे कम मतदान। दूसरे चरण की जो 88 सीटें थी उसमें सबसे कम मतदान मथुरा की सीट पर हुआ। अब ये बड़ा हैरानी की बात भी है कि हम जानते हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी काफी चर्चा कर रहा है, और एक स्ट्रांग हिंदू बेल्ट, हिंदू वोट, कंसोलिडेटेड वोट है वहां पर। लेकिन इतना कम वोट गिरना, और पिछली बार लगभग 5 लाख मतों से हेमा मालिनी चुनाव जीती थी, 5 लाख के अंदर से। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लो पोलिंग परसेंटेज है, और मथुरा में जो इतना लो पोलिंग परसेंटेज हुआ है, मुझे लगता है कि भाजपा के रणनीतिकारों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, और एक बड़ा चंक वहां से जो है वो आता है, जो उत्तर प्रदेश को जीतेगा एक तरीके से, वही केंद्र में सरकार बनाएगा। हालांकि एक मत ये भी है कि बहुत सारे जो विपक्ष के वोटर हैं, चूंकि कहीं कोई कंटेस्ट ही यूपी में नहीं नजर आ रहा है, तो विपक्षी वोटर बाहर नहीं निकल रहा है। जो भाजपा का एंटी वोटर है, जो भाजपा का विरोधी वोटर है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो वोट नहीं डाल रहा है। और बहरहाल देखेंगे जब चुनाव परिणाम आएंगे तो इस मथुरा की सीट का और अन्य उत्तर प्रदेश की सीटों में जो लो पोलिंग परसेंटेज है उसका क्या असर पड़ता है। एक मत ये भी है कि पिछली बार विक्ट्री के मार्जिन इतने ज्यादा रहे हैं, जीत के अंतर इतना ज्यादा रहे हैं, कि हो सकता है कि कम मतदान में अगर भाजपा का वोटर कहीं बाहर नहीं भी निकला है तो हो सकता है कि मतदान का अंतर कम हो जाए, जीत का अंतर कम हो जाए। लेकिन जीत हार में बदलना बड़ा मुश्किल है। तो उत्तर प्रदेश पर हम एक अलग से चर्चा करेंगे आगे के चरणों में। इसके अलावा जो है वो अब हम देखें 31 सीटें ऐसी हैं जिसपे कि जो महिला वोटर थी वो ज्यादा उन्होंने मतदान किया दूसरे चरण के अंदर। बिहार की सभी 5 सीटें जो दूसरे चरण में चुनाव में गई, वहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मत किया। तो ये कुछ आंकड़े थे जो पहले 2 चरणों के हैं। अब हम बात करते हैं 1951 से लेकर अब तक के चुनाव की। 1951 में पहली बार लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे, 51-52 में। तो बड़ा उत्साह होना चाहिए था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 45.6% पोलिंग हुई थी, 45.6%। 1957 में भी 47.74% ही मतदान हुआ था। 1962 में 55.42% मतदान हुआ। 67 में लगभग पहली बार आप कह सकते हैं कि 60% से ऊपर मतदान, यानी 61.04%। 77 की हम सीधा बात करते हैं। 77 में 60.49% मतदान हुआ था। 77 में आपको याद होगा इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी थी, कांग्रेस के खिलाफ देश में माहौल था। लोगों ने, माना जा रहा था कि बम्पर वोटिंग की है जाकर, खासकर उत्तर भारत में, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया गया था। जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता हार गए थे। इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे। तो 1977 में भी पोलिंग सिर्फ 60.49% हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी हुई, और जोरदार ढंग से वापसी हुई। तब भी सिर्फ 56.92%, यानी लगभग 57% के आसपास की पोलिंग हुई थी। अब आते हैं 84-85 के चुनावों के ऊपर। हम जानते हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हो गई थी। उसके कारण एक बड़ी सहानुभूति की लहर चल रही थी कांग्रेस और राजीव गांधी के लिए, और कांग्रेस एक रिकॉर्ड मैंडेट लेकर आई थी। लेकिन पोलिंग हुई थी 64.01%। और इसके बाद 89 के अंदर वीपी सिंह के पक्ष में एक बड़ा माहौल था, कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। तब वोटिंग हुई 61.95%, यानी 62%।
और इसके बाद 1998 तक लगभग 60% से कम पोलिंग होती रही। 1998 में भाजपा ने सरकार बनाई, एनडीए ने सरकार बनाई, जो भाजपा के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो 61.97% यानी 62% पोलिंग हुई थी। और तो आप देख रहे हैं, और उसके बाद भी कमोबेश जो है वो 62% से नीचे ही, 60-62% के आसपास है, उससे नीचे पोलिंग होती रही। तो 84-85 में सिर्फ एक 64% की, 64.01% की पोलिंग हुई। उसके बाद हम आते हैं 2014 पर। 2014 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक मतदान हुआ भारत के लोकसभा चुनावों के इतिहास में, और 66.44%, यानी 66.44%, लगभग 66.5% आप कह सकते हैं पोलिंग हुई थी। और 2019 में 67.5%, 3% और बढ़ गया। भाजपा को 303 सीटें मिली, और रिकॉर्ड 303 सीटें मिली। और 2014 में भाजपा को जो है पूर्ण बहुमत मिला, पहली बार एक लंबे से लगभग 30 साल के अंतराल के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। अब इससे आपको एक जो ये सारे आंकड़े हैं कि 77, 1977, 1998, 2014 और 2019, 6 दफा तो कुल ऐसा हुआ है कि 60% से ऊपर मतदान 1951 से लेकर अब तक हुआ। उसमें से 4 दफा जब भी 60% से ऊपर का मतदान हुआ है, उस समय कांग्रेस की सरकार जो सत्ता में थी, जिसको आप कह सकते हो, वो हारी, और जो विपक्ष है उसने अपनी सरकार बनाई। 77 में जनता पार्टी ने, 98, 2014, 2019, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। 77 में जनता पार्टी ने, 98, 1998, 2014, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, या एनडीए ने सरकार बनाई भाजपा नेतृत्व के नेतृत्व में। तो ये बात ठीक है कि अगर हाई पोलिंग होती है तो उस समय आपको ज्यादा सीटें मिलने का भाजपा को जो है वो चांस रहता है। लेकिन हम अगर 84-85 का डेटा देखें, जिसमें 64% पोलिंग हुई थी, और राजीव गांधी को 400 से ऊपर सीटें, लगभग 450 सीटें मिली थी, 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला था। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि 77 में 60.49%, लगभग 61% से कम था, उसके बावजूद जनता पार्टी सरकार में है, सरकार में। तो हम ये मान के चल सकते हैं, मोटा मोटा 60% से ऊपर अगर मतदान होता तो विपक्ष का भी, या भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी के आने का चांस हो सकता है। 60% से ऊपर जो है उसमें अच्छी सीटों के साथ हो सकता है। हाँ, 60% से कम अगर आती है तो तब आपको थोड़ा सा बहुमत में समस्या हो सकती है। हालांकि हमने देखा है कि 1980 में इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, तब भी उनके 57% के आसपास थे। तो मोटा तौर पे ये कह सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ वोट्स में, कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन हम 1951 से लेके अब तक देखते नहीं है। तो ये बार बार कयास लगाना कि कम वोटिंग हो जाएगी तो उसकी सीटें बढ़ जाएंगी, ज्यादा वोटिंग हो जाएगी तो इसकी सीटें घट जाएंगी, मुझे लगता है कि आंकड़ों के आधार पर आकलन करना बड़ा मुश्किल है। कुछ भी हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज किसके फेवर में क्या काम कर रही है, इसका कोई अभी तक फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि जो स्थापित है। और आगे देखते हैं कि आगे के 5 चरणों में क्या रहता है और किस प्रकार का पोलिंग परसेंटेज रहता है। लेकिन फिर भी ऐसा हम कह सकते हैं कि कम से कम अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो हमारा मतदान अधिकार ही नहीं है, कर्तव्य भी है, और उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और सभी लोगों को जाकर वोट डालने चाहिए। तो जितना अच्छा वोटिंग परसेंटेज होगा, जितना ज्यादा मतदान का प्रतिशत होगा, उतना ज्यादा ही देश के लिए भी अच्छा है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, लोकतंत्र में उतनी ज्यादा भागीदारी लोगों की होगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, और चर्चा करेंगे एक नए विषय के ऊपर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड। नमस्कार।